गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का सॉल्यूशन नामक चैप्टर को पढ़ा रहा था, जिसमें मैं 12 लेक्चर दे चुका हूं। आज हमारा 13वां लेक्चर है। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में परासरण एवं अर्धक पारगम्य झिल्लियों के विषय में बताया था। आज का टॉपिक हमारा है बच्चों पराविसरण और परासरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को विसरण के विषय में बताऊंगा। तो परिभाषा देखिए, सुनिएगा आप लोग। शुद्ध विलायक और विलयन को एक दूसरे के सीधे संपर्क में रखने पर केवल विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलयन की ओर तथा विलेय के अणु विलयन से शुद्ध विलायक की ओर गति करते रहते हैं। इसी प्रकार दो भिन्न सांद्रताओं के विलयनों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर केवल विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर तथा विलेय के अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते रहते हैं। विलेय और विलायक के अणुओं का एक दूसरे में के विपरीत दिशाओं में गति विसरण कहलाती है। बच्चों, विसरण में विलायक और विलेय के कण एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में गति करते रहते हैं। ये आपका अंतर बताने जा रहा हूँ। क्या अंतर है? विलायक और विलेय के कण विसरण में विलायक और विलेय के कण एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में गति करते रहते हैं, जबकि परासरण में विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन में प्रवेश करते रहते हैं। तो बच्चों, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं होता है, जबकि बच्चों परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अति आवश्यक होता है। अब मैं आप लोगों को विसरण को हम विसरण की परिभाषा को हम उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। देखिएगा क्या है। यहाँ मैं एक फिगर बनाया है। एक फिगर डिफ्यूजन का है, विसरण का है। इसमें मैंने सबसे पहले एक जार लिया था। क्या लिया था? एक जार लिया था। इस जार को सबसे पहले जल से भरा गया था। फिर हम क्या किए बच्चों? पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ केमन्नो4 है। केमन्नो4 मीन्स होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट के सांद्र विलयन को थिसिल कीप की सहायता से जल से भरे एक जार में डालते हैं। क्या करते हैं? जार में डालते हैं। पूरा हमारा क्या है ये बच्चों? जार है। बच्चों डालते हैं तो देखते हैं प्रारंभ में जल और पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन की 2 परतें दिखाई देती हैं। कितनी परतें? 2 परतें दिखाई देती हैं। परंतु धीरे धीरे यह जो विलयन है पूरा इस समांगी मिश्रण हो जाता है, अर्थात पूरा गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? पूरा गुलाबी रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? विसरण के कारण होता है। क्यों होता है? विसरण के कारण होता है। विसरण में अभी मैंने आप लोग बताया बच्चों क्या होता है इसमें। जैसे हम यहाँ देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के अणु पोटेशियम परमैंगनेट विलयन में से जल में प्रवेश करने लगते हैं, अर्थात विलायक में प्रवेश करने लगते हैं, और जल के अणु जल में से पोटेशियम परमैंगनेट के सांद्र विलयन में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों, हम ऐसा जब गति होता है
विलेय और विलायक के अणुओं की जब गति होती है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट के अणु और जल के अणुओं की जब गति होती है, तो यह विलयन क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से समांगी मिश्रण बन जाता है। अब देखते हैं बच्चों, हम यहाँ पर अब दूसरे फिगर में चलते हैं। अब दूसरे फिगर के माध्यम से बच्चों मैं आप लोगों को परासरण दाब की परिभाषा बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा इसके विषय में जानिए, कैसे परासरण दाब की परिभाषा निकल के आती है, उसको आप लोग देखिएगा। बच्चों जैसे हम क्या ले लिए, यहाँ बीच में देखिए ये क्या लगी हुई है, अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। इसको हम दो बराबर भागों में बांट दिए हैं। एक भाग में चीनी का विलयन भर दिए हैं इस भाग में, और दूसरे भाग में हम क्या भर दिए हैं, जल भर दिए, अर्थात शुद्ध विलायक भर दिए। चीनी वाले विलयन के ऊपर हम क्या लगा दिए हैं, पिस्टन लगा दिए हैं। यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे पिस्टन के द्वारा ही। यहाँ फ्लो इंडिकेटर लगा है। फ्लो इंडिकेटर ये बताता है कि विलायक का लेवल जो है नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, वो बताता है। ठीक, तब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम देखिए अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, ये अर्धपारगम झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त आयताकार के पात्र के एक भाग में चीनी का विलयन और दूसरे भाग में जल भर देते हैं। क्या भर देते हैं, जल। बच्चों परासरण के कारण, इसके कारण परासरण के कारण जल अर्थात विलायक अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलयन में प्रवेश करने लगता है, जिससे प्रवाह सूचक नली का तल नीचे गिरने लगता है। इसका पार्ट जब ये भाग इसमें आएगा तो क्या होगा, ये पार्ट नीचे हो जाएगा, नीचे गिरने लगता है। बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रवाह सूचक नली के तल को प्रारंभिक स्थित रखने के लिए विलयन पर, किस पर बच्चों, विलयन पर इस पिस्टन के द्वारा बाह्य अतिरिक्त बल लगाया जाता है। अर्थात परासरण को रोकने के लिए विलयन पर पिस्टन द्वारा बाह्य अतिरिक्त बल लगाया जाता है। बच्चों जब यह भाग जल इसमें प्रवेश करने लगेगा, तो अगर हम पिस्टन के द्वारा इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे तो ये वाला विलयन का दबाव अर्धपारगम झिल्ली पर पड़ेगा, विलायक की तरफ पड़ेगा, जिससे विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली में से होकर विलयन में प्रवेश नहीं करते हैं। इससे परासरण क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य अतिरिक्त दाब, परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। अभी ये तो मान ली सिंपल परिभाषा हमने आप लोग बताया कि परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। लेकिन मेन परिभाषा इसके विषय में यही मेन परिभाषा है जो अब बताने जा रहा हूं बच्चों। तो लिखेंगे क्या, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में, विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, किसमें प्रवेश को रोकेंगे, विलयन में, विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य अतिरिक्त आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। फिर से एक बार सुनिएगा बच्चों, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया बाह्य अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है।
आज के लिए बस इतना ही बच्चों। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर परासरण दाब निर्धारण करने की बर्कले और हार्टले विधि का हम सचित्र वर्णन के विषय में आप लोग को हम बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।